हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। सो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अधिगम का मूल्यांकन। दोस्तों, ऐसा कोई टीचिंग एग्जाम नहीं है जहां से यहां से क्वेश्चंस ना आता हो, इसीलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। और अगर आप फर्स्ट एड चैनल में विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं जेटेट का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट को मैं आपको कराता हूं और उसका एमसीक्यू भी आपको मैं कराता हूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जरूर ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लास लेने के बाद इस पीडीएफ को मैं शेयर करता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों, अधिगम और मूल्यांकन, कुछ दिन पहले मैं एक क्लास लिया था अधिगम और अर्जन के बारे में। अगर आप नहीं अटेंड किए हैं वो क्लास तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। दोस्तों, अर्जन क्या है और अधिगम क्या है? अर्जन होता है जो हम लोग नेचुरल वे से ऑटोमेटेड हम लोग को मिल जाता है, उसको हम लोग अर्जन बोलते हैं। लेकिन अधिगम किसको बोलते हैं? अधिगम के लिए एक सिस्टमेटिक वे में आपको सिखाया जाता है, जिसको हम लोग अधिगम बोलते हैं। अब अधिगम का मूल्यांकन मतलब जो चीज तो अधिगम हो रहा है, जो चीज तो लर्निंग हो रहा है, जो चीज तो हम लोग सीख रहे हैं, उसका असेसमेंट होना जरूरी है, उसका मूल्यांकन होना जरूरी है। मतलब आप कितना सीखें, एक बच्चा को आप जो सिखा रहे हो वो बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, अगर वो सीखा तो कितना सीखा, इसको बोल रहे हैं मूल्यांकन। इसका हम लोग विस्तृत रूप जानेंगे, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश किया हूं बहुत छोटा करने के लिए कि सारे पॉइंट्स को फिर भी मैं यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया हूं। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि इसके द्वारा की गई शिक्षण तथा शिक्षण पद्धति से कितनी सफलता प्राप्त हुई है। दोस्तों, मैं क्या बोला कि मूल्यांकन क्या चीज है? जो टीचर जो पढ़ाते हैं वो उसका मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा कितना सीखा। देसी भाषा में उसका एग्जाम लेना जिसको बोलते हैं, टेस्ट लेना बोलते हैं, वही हो गया आपका मूल्यांकन। उसका असेसमेंट करना, बच्चा को जांचना, बच्चा को परखना कि बच्चा कितना सीखा, उसको हम लोग बोल रहे हैं मूल्यांकन। वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, जिसमें शिक्षार्थियों का व्यापक एवं सतत रूप से मूल्यांकन हो पाता है। दोस्तों, व्यापक एवं सतत रूप से मूल्यांकन, व्यापक और सतत रूप क्या होता है? व्यापक और सतत रूप होता है, सतत रूप मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस में, कंटिन्यू, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, जो चीज टीचर पढ़ाते हैं उसका असेसमेंट लेना, उसका टेस्ट लेना, उसका मूल्यांकन लेना, ये हो गया आपका सतत मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या चीज हो गया? एक बच्चा का जब होल मतलब उसका सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जाता है, उसका संवेगात्मक, उसका मेंटली, उसका फिजिकली, सारी चीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है उसको बोला जाता है व्यापक मूल्यांकन। इसीलिए व्यापक और सतत मूल्यांकन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन दे देता है बहुत मेनी टाइम, ठीक है ना? तो व्यापक एवं सतत रूप से मूल्यांकन हो पाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास पर बल देता है। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चा का सतत और व्यापक मूल्यांकन से ही उसका सर्वांगीण विकास का हम लोग उसका टेस्ट ले पाते हैं, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं कि मूल्यांकन का कार्य क्या है, क्या जरूरी है, उसका क्या एक्टिविटी है। भविष्यवाणी करना। दोस्तों, एक बच्चा का जब हम लोग एग्जाम ले लेते हैं, उसका टेस्ट ले लेते हैं, तो वो बच्चा का क्वालिटी, बच्चा का अंडरस्टैंडिंग पावर, बच्चा का एबिलिटी, सारी चीज हम लोग को पता चल जाता है कि बच्चा कल के तारीख में जाके क्या कर सकता है। मतलब हम लोग सिंपल सा चीज है कि हम लोग उसका भविष्यवाणी कर लेते हैं अगर एक बच्चा का हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि बालक किस विषय में आगे चलकर किस प्रकार का उन्नति कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग टेस्ट लेते हैं, जब मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तब बच्चा का हम लोग भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा आगे आगे में जाके कौन सा विषय में, कौन सा सब्जेक्ट में वो स्पेशलिस्ट हो सकता है और क्या बन सकता है। तुलना। दोस्तों, जब हम क्लास में एग्जाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, उस समय वहां पे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन अच्छा कैटेगरी का बच्चा है, मतलब कैटेगराइज हो जाता है कोई, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चलते, व्यक्तित्व भिन्नताएं के चलते एक क्लासरूम में हर एक बच्चा का
ग्रोथ ऑफ रेट, जो विकास का दर है वो बराबर नहीं रहता है, क्योंकि एक ही फेस का दो बच्चा हो सकता है, एक माँ का पेट से दो बच्चा हो सकता है, सेम फेस का भी हो सकता है, लेकिन दोनों का विकास और वृद्धि अलग हो सकता है, अलग होगा ही, क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नताएं के चलते। इसीलिए व्यक्तित्व भिन्नताएं के चलते एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं। कोई बच्चा का आईक्यू बहुत हाई रहता है, कोई बच्चा का आईक्यू बहुत लो रहता है, किसी का एवरेज रहता है। इसीलिए जब हम लोग असेसमेंट लेते हैं, जब हम लोग उसका टेस्ट लेते हैं, तो हम लोग को पता चल जाता है कि किसका कैटेगरी क्या है। तो हम लोग, सिंपल सा चीज है, हम लोग तुलना कर सकते हैं बच्चा में, एक बच्चा से दूसरा बच्चा का, तो उस अकॉर्डिंगली क्लास को कैटेगराइज किया जाता है, और टीचर का भी अटेंशन उस अकॉर्डिंगली रहता है। जो थोड़ा धीमी बच्चा है उसको ज्यादा फोकस देते हैं। तो क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक बालकों के मध्य तुलना की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर असेसमेंट लेने हम लोग टेस्ट लेंगे तो कंपेयर हो सकता है दोनों बच्चा के अंदर में, कंपैरिजन में कौन बेटर है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान किया जा सकता है। वही जो चीज अभी हम आपको समझाए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, जब तुलना होगा तब जाके व्यक्तिगत भिन्नताएं का आइडेंटिफाई हो सकता है। एक क्लासरूम में 20 गो बच्चा है, 20 बच्चा का जब हम टेस्ट लिए तो उसमें ये पता चला कि 12 बच्चा जो है वो अच्छा है, लेकिन 8 बच्चा जो है वो उतना तेज नहीं है। तो वहां से व्यक्तित्व भिन्नताएं, हर एक बच्चा का ग्रोथ जो है वो इक्वलिटी नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा फैक्टर्स काम काम करता है। मैं ऑलरेडी इंडिविजुअल व्यक्तित्व भिन्नताएं का एक क्लास ले चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं। व्यक्तित्व भिन्नताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जब तक आप उसको नहीं समझोगे डिटेल्स में तब तक आपको क्लियरिटी नहीं हो पाएगा। प्लेलिस्ट में जाके प्लीज देख लो, व्यक्तित्व भिन्नताएं का आपको पता चल जाएगा। तो व्यक्तित्व भिन्नताएं का ज्ञान होता है। एक क्लासरूम में 20 लड़का रहता है, 20 लड़का का जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो ये पता चलता है कि 12 लड़का अच्छा नंबर लाया, लेकिन 8 लड़का अच्छा नंबर नहीं लाया। क्यों? क्योंकि 8 लड़का का आईक्यू अलग अलग हो सकता है, उन लोगों का एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, सारे चीज अलग अलग रहता है। तब वहां से पता चलता है कि व्यक्तित्व भिन्नताएं इस क्लासरूम में है, और यहाँ पे 8 बच्चा अलग है और 12 बच्चा अलग है। इसीलिए तुलना भी पता चलता है असेसमेंट से। जब तक हम लोग असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ये पता नहीं चलेगा कि किस बच्चा में क्या क्वालिटी है। दोस्तों, आपको मैं इसीलिए इतना डिटेल्स में समझा रहा हूं कि आपको मेरा चैनल फॉलो करने के बाद मैं आशा करता हूं कि कोई दूसरा चैनल आपको फॉलो करने का जरूरत ही नहीं है। संशोधन, असेसमेंट होने के बाद, असेसमेंट होने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो सिलेबस को भी चेंज किया जा सकता है। शिक्षण पद्धति, बच्चा को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर सारे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षण पद्धति को भी चेंज किया जा सकता है। इसीलिए संशोधन वाला यहाँ पे लिया गया है। परीक्षा परिणामों के आधार पर शिक्षक अपने शिक्षण पद्धति तथा पाठ्यक्रम का संशोधन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट एग्जाम लेने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो सिलेबस का, या तो जो जिस पद्धति से वो टीचिंग दे रहे हैं वो पद्धति को चेंज किया जा सकता है। वर्गीकरण, वही कैटेगराइज करना, व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पे कैटेगराइज करना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली वर्गीकृत करना। क्या बोल रहा है कि छात्रों का भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसको कैटेगराइज करना, व्यक्तित्व भिन्नताएं को ध्यान में रखते हुए। अभी हम लोग आएंगे मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन के द्वारा बालकों के वर्गीकरण एवं उन्नति के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मार्गदर्शक कराना है, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन किया जा सकता है, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन के आधार पर हटाया भी जा सकता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें ऐड भी किया जा सकता है सिलेबस में, या तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। व्यवहार में हुई परिवर्तन को जांच किया जाता है। जब एक बच्चा का सर्वांगीण विकास तब होता है, ये नहीं कि सिर्फ वो पढ़ाई में तेज है लेकिन उसके अंदर में बात करने का तमीज नहीं है, सोशलाइजेशन अंदर में है ही नहीं। इसीलिए व्यवहार में परिवर्तन का भी जांच किया जाता है मूल्यांकन में। छात्रों की दुर्बलता और गुणों की जानकारी का भी मापन किया जाता है। अगर बच्चा के अंदर में दुर्व्यवहार है, उसका गुण सही नहीं है लेकिन पढ़ाई में तेज है, तो वो चीज भी आइडेंटिफाई होता है आपका टेस्ट लेने के बाद। छात्रों को अपनी समस्याओं का समझाने में सहायता देना है। तो असेसमेंट करने के बाद ये पता चलता है कि मेरा क्लास का 50% स्टूडेंट जो है वीक है, तो उनका जो समस्या है उस समस्या को समाधान करने में तब इजी रहता है जब उनका टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि टेस्ट लेने के बाद पता चलेगा कि उसका वीक पॉइंट क्या है, वो जो वीक पॉइंट है उसको मजबूत करना आपका काम है। मूल्यांकन का विशेषताएं, व्यापक
प्रक्रिया। मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी के व्यापक व्यक्तित्व संबंधित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक एवं नैतिक सभी पक्षों में होने वाले व्यवहार की जांच किया जाता है। जो चीज अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं कि मूल्यांकन करने का पीछे एक ही उद्देश्य नहीं रहता है कि उसको अगर मैथ हम पढ़ा रहे हैं तो मैथ में 100 में कितना नंबर लाया, नहीं। मूल्यांकन में आपको यह पता होना चाहिए कि उसका शारीरिक, उसका मानसिक, उसका सामाजिक, उसका नैतिक, उसका संवेगात्मक सारे चीज में कितना कितना चेंजिंग हो रहा है, सारे चीज को जजमेंट करना काम है मूल्यांकन का। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि एग्जाम के जैसा एक साल में एक बार लीजिएगा, नहीं। मूल्यांकन बहुत सारी का टाइप्स है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ मूल्यांकन पढ़ेंगे आपको नीचे में पता चल जाएगा कि मूल्यांकन जब क्लास में बच्चा हम पढ़ा रहे हैं उस समय में मूल्यांकन होते रहता है कि कौन बच्चा कितना समझ रहा है, वो भी आपका एक पार्ट ऑफ मूल्यांकन है। इसीलिए मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है शैक्षिक उद्देश्यों के साथ में। जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उस समय भी मूल्यांकन होते रहता है। क्लास ले लिए, कुछ क्वेश्चंस पूछे, वो भी एक मूल्यांकन हो गया। एक क्वार्टरली, एक ईयरली एग्जाम लिया जाता है, वो भी एक मूल्यांकन है। तो जो पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मूल्यांकन है हम नीचे पढ़ेंगे, उसमें आपको अच्छा बेटर से समझ में आएगा। इसलिए निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है मूल्यांकन। सामाजिक प्रक्रिया। दोस्तों, शिक्षण का संचालन समाज के लिए आवश्यकताओं, आदर्शों तथा मापदंडों के अनुसार हुआ अथवा नहीं। मतलब जो बच्चा सीख रहा है जो चीज, वो सोसाइटी का जो आदर्श है, उसका जो मापदंड है, एक तो रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली वो सीख रहा है कि नहीं, वो चीज भी, वो चीज उसका भी ऊपर में भी मूल्यांकन करना हमारा काम है और मूल्यांकन से ही वो पता चलता है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो दुनिया का ऐसा कोई भी कोने से आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप नहीं रोकोगे। और नहीं तो आप 100, 200, 500 कितना एमसीक्यू याद करोगे यार। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कराएंगे। अब आते हैं हम लोग मूल्यांकन का प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ असेसमेंट। पहला है आपका निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। ये क्या चीज है? जब बच्चा पढ़ रहा है, क्लास में हम बच्चा को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस समय बच्चा कितना समझ रहा है और नहीं समझ रहा है, उसको मूल्यांकन करना हमारा काम है। और पढ़ाते समय जो मूल्यांकन कर रहे हैं हम, उसको निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक पढ़ाने के दौरान यह जांच करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। यह मूल्यांकन अध्ययन के बीच में क्या जाता है। यह एक सतत और सरल प्रक्रिया है। जब हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में बच्चे को, उस समय में निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन होता है। उसी समय बच्चे को टेस्ट ले लेना चाहिए, तो पूछ के आपको यह पता हो जाना चाहिए कि बच्चा कितना समझा। इसको बोल रहे हैं हम लोग निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। उसके बाद संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। यह मूल्यांकन सेशन के खत्म होने के बाद लेते हैं हम लोग, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ-ईयरली, या तो एनुअली, व्हाटएवर। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान की किस सीमा तक प्राप्त किया है। यह सतत प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यह मूल्यांकन विषय पाठ पढ़ने के बाद लिया जाता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, डेली एक्टिविटी नहीं है, या तो वीकली एक्टिविटी नहीं है, या तो मंथली एक्टिविटी नहीं है। ये सेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चा कितना समझा, कितना नहीं समझा, उसका मूल्यांकन किया जाता है, जिसको संकल्पनात्मक या तो अंतिम मूल्यांकन बोला जाता है। लास्ट है निदानात्मक मूल्यांकन। जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल हो जाता है, जो फेल हो जाते हैं, उस विद्यार्थियों को सफल करानो असफल का कारण को पता लगाने को हम लोग निदानात्मक मूल्यांकन बोल रहे हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चा है, उसमें से 2 फेल हो गया, तो 2 जो फेल हुआ उसका रीजन पता लगाने का जो मूल्यांकन है उसको निदानात्मक मूल्यांकन बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आपको खराब लगा तो डिसलाइक जरूर करें, लेकिन कुछ कीजिए, या तो लाइक या तो डिसलाइक। और अगर खराब लगा फिर भी कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगा फिर भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट्स नहीं आता है तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं वीडियो बनाने में। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।